ऑडिट फोकस। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, और उसकी भी प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल को डिटेल में बताया है। मैं उसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम देखेंगे कि इंटरनल चेक हम कैश के रिगार्डिंग कैसे करते हैं, क्योंकि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में ही ज़्यादातर फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरीड स्टाफ था जिसे कंपनी ने हायर किया था इंटरनल चेक के लिए, तो वो किस तरीके से रिसिप्ट को चेक करता है। सबसे पहला इसमें जो कैश से रिलेटेड जो कैशियर होता है, जो सारे कैश को उसके हाथ में आती है सबसे पहले, तो उसे वो रफ़ कैश बुक में एंट्री करता है, यानी कि अपनी एक रफ़ कैश बुक में डायरी में एंट्री करता है। कैशियर जो है कैश को लेता है, लेकिन वो इसको ओरिजिनल बुक में एंट्री नहीं करता, वो सिर्फ रफली एंट्री करता है। उसके बाद ये इसकी एंट्री जो है एक सेपरेट पर्सन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियर होता है, वो करता है। एक मतलब प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको दिखाता है बाय क्रॉसिंग दी चेक और नॉट नेगोशिएबल अकाउंट पे मनली, यानी कि उसको क्रॉस चेक करके ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। कैशियर के बाद वो उस बुक को रिस्पॉन्सिबल ऑफिसियर जो है वो चेक करके दूसरे अकाउंट में चेक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है। उसके बाद ये सारी जो कैश जमा होती हैं उसे डेली टू डेली बैंक में जमा करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक वो बैंक में नहीं जमा हुआ, कैशियर के हाथ में ही रह गया, तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। पर्सनल एक्सपेंस के ज़रिए भी वो उसे यूज़ कर सकता है। तो बैंक में इसे डेली डिपॉजिट करने के साथ साथ हमें मतलब ये भी चेक करना है कि BRS स्टेटमेंट यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं। बैंक बुक पासबुक को मैच किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये जब बैंक में ट्रांजेक्शन जो भी हुए उसके बाद जितने भी रेमिटेंस रिसीव्ड हुए हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में है कि नहीं, सीरियली नंबर है कि नहीं। और अगर हम ये भी देखेंगे कि जो भी डेटर है या इंस्टीट्यूशन है जिससे हमें कैश रिसीव हुआ है उसने प्रॉपर रिसिप्ट रिसीव की है कि नहीं हेड ऑफिस से। और जो भी स्पॉइल्ड रिसिप्ट होती हैं उसे कैंसिल कर देना चाहिए, ताकि उसे अल्ट्रेशन करके मतलब कि कोई यूज़ में ना ले सके। और जितनी भी रेलेवेंट रिसिप्ट नंबर है उनसे मैच किया जाना चाहिए कैश बुक को। और जो अनयूज रिसिप्ट बुक होती हैं उसे सेफ कस्टडी में रखना चाहिए। इस तरीके से सारी रिसिप्ट बुक पे हम ध्यान देकर कैश रिसिप्ट्स का अच्छी तरीके से वाउचिंग भी कर सकते हैं और इंटरनल चेक को एफिशिएंट बना सकते हैं। लेकिन इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो कैशियर है या फिर जो भी पर्सन है जो ये इसमें जितने पर्सन इन्वॉल्व थे उन्हें बिना इन्फॉर्म किए कि हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं, उन्हें हॉलीडे पे सरप्राइज़ हॉलीडे पे मतलब भेजा जाना चाहिए, ताकि उनके एब्सेंट होने पे हम प्रॉपरली देख सकें कि वो उसने काम अच्छे से किया है कि नहीं। ये तो हमने देखा कि कैश रिसिप्ट से रिलेटेड हम कैसे इंटरनल चेक होता है। लेकिन अब कैश सेल्स यानी कि जब हम सेल्स करेंगे कैश में, तो वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। यानी कि एक तो जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, सेल्स एट काउंटर पे हमने सेल किया, या तो फिर हम अगर बड़ी कंपनी है तो हमारे बहुत सारे ब्रांच ऑफिस होंगे, वहाँ से अगर कुछ सेल हो रहा है तो वहाँ पे हमें अपने एजेंट के थ्रू जो सेल हुआ वो। और फिर तीसरी चीज़ें, या फिर हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं यानी कि पोस्टल के थ्रू सेल कर रहे हैं। तो ये 3 थिंग्स कंसिडर होती हैं कैश सेल में। अब इन्हें कैसे वाउच किया जाता है, इनकी क्या क्या प्रोसेस होती है इंटरनल चेक में, वो देखेंगे हम। सबसे पहला होता है सेल्स एट काउंटर में, कि इसमें भी जो सेल्समैन होता है, अभी तक हम जो रिसिप्ट के केस में देख रहे थे उसे ही अपोजिट करके हम एज अ मतलब पेमेंट के केस में देखेंगे कि कैश में हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश रिसिप्ट्स में ही आता है ना। जैसे कि या तो हमने हमारे पास सेल्स एट काउंटर में हम ये देखा जाता है कि जो एक सेल्समैन होता है काउंटर पे, वो सारे सेल्स जो कर रहा है यानी कि कैश रिसीव कर रहा है, तो उसका हर एक सेल्समैन का स्पेसिफिक नंबर या वर्ड दिया जाता है, उन्हें अलॉट किया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे मैकडोनल्ड, ये सारी जो फ्रेंचाइजी वगैरह हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इस सबका यूनिफॉर्म टाइप एक मतलब सेपरेट उनका वो होता है, यूनिफॉर्म होता है, राइट। तो इससे पहचान में आती है कि वो सारे सेल्समैन हैं, उनका एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। तो इस तरीके से फिर वो क्या करते हैं, वो अपना एक सेपरेट बुक बनाते हैं, जो कि उन सबका हर सेल्समैन का सेपरेट बुक्स होता है, डिफरेंट कलर होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। और वो
जब सेल्समैन गुड्स को सेल करता है तो उसकी वो 3 कॉपी बनाता है। 3 कॉपी तब बनाता है जब गेट कीपर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जब गेट कीपर इन्वॉल्व होता है तब उसको 4 कॉपी बनानी पड़ती हैं। और वो तीनों कॉपी वो जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें से 1 कॉपी अपने पास रखता है, 1 कॉपी जो है भेजता है, 1 कॉपी 2 कॉपी कस्टमर को देता है, जिसमें से कस्टमर जब गेट से निकलता है तो एक तो कैशियर के पास जमा करता है, एक अपने पास लेता है। और अगर वो क्या बोलते हैं, गेट कीपर इन्वॉल्व है तो गेट कीपर ही जब अगर एज अ गेट कीपर जो है गुड्स को वो हैंड ओवर करता है तो 1 कॉपी उसके पास जमा होती है। इस तरीके से लास्ट में जब पूरा डे बाय डे पूरा ट्रांजेक्शन हो जाता है तो जितनी भी कॉपीज़ कलेक्ट हुई रहती हैं, ये जो भी कस्टमर को गुड्स सेल हुए हैं उसकी जो कॉपी है वो सारी स्टैम्प मार के कैश पेड करके सारी सब काम अच्छी तरीके से करके जनरल मैनेजर यानी कि ऑफिस इंचार्ज को दी जाती है समरी बना के। और फिर लास्ट में द सेल्समैन समरी रिवील द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड दैट ऑफ द कैशियर सो द कैश कलेक्शन एंड द गेट कीपर समरी रिवील द गुड्स डिलीवर्ड ड्यूरिंग द डे। इफ दिस समरी टैली द अकाउंट्स आर सर्टिफाइड एज करेक्ट। अगर ये सारी टैली हो गई मतलब कि सारे ट्रांजैक्शन पता चल जाएंगे कि करेक्ट हैं कि नहीं। इस तरीके से सेल्स एंड काउंटर पे हम फ्रॉड एंड एरर से बच सकते हैं। अब देखते हैं कि जब ट्रैवलिंग एजेंट्स के थ्रू हम सेल करेंगे तो उस टाइम हमें क्या प्रोसेस करना चाहिए। जब कोई एजेंट हमारे बिहाफ पे सेल करता है तो हमें उसे कमीशन पे करना होता है। तो हमें ये भी नोटिस करना है कि जो एजेंट है वो अपना रेम्यूनरेशन यानी कि कमीशन जो है जो भी वो उसके पास कैश रिसिप्ट आ रही हैं सेल के थ्रू उसमें काट तो नहीं ले रहा है। उसके लिए वो मतलब कि वो उसमें काटना नहीं चाहिए। वो अपना जो भी रेम्यूनरेशन या कमीशन है हेड ऑफिस से अलग से लेगा, ना कि वो सेल्स के पैसे में से ले सकता है। तो ये जो सेल्स एजेंट होता है ये भी एक रफ रिसिप्ट इशू करता है हेड ऑफिस से। जब ये कस्टमर को सेल करेगा तो उसके साथ जो भी अगर बैड डेप्ट हुए तो उसके बारे में भी हेड ऑफिस में करस्पॉन्डेंस करेगा यानी कि कम्युनिकेट करेगा, बताएगा कि हाँ इतने बैड डेप्ट हैं और इतने लोगों ने अभी तक पैसे नहीं दिए, पिछले साल के इतने लोगों का बचा है। या फिर जो भी स्टेटमेंट रहेंगी ओल्ड डेटर की वो बना के हेड ऑफिस में जमा करेगा। और जितने भी कैश जमा हुए हैं उसके पास डे टू डे वो हेड ऑफिस में पूरा रेमिट करेगा, उसमें से अपनी कमीशन डिडक्ट नहीं करेगा। और लास्ट में द एजेंट और सेल्समैन जो भी हैं वो जितने भी डिफ़ॉल्टर हैं कि उनके नेम के साथ और उनसे उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ वो हेड ऑफिस में शो करेगा। This agent should also be transferred to the other places or area. This is necessary for increasing their efficiency and avoiding the fraud. जैसा कि हमने देखा था कि कैश सेल्स कैश रिसिप्ट के टाइम पे कि कैशियर को हॉलीडे दिया जाता है उसकी चेकिंग करने के लिए। इसी तरीके से ट्रैवलिंग एजेंट को भी हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो और फ्रॉड अवॉइड हो सके। तो ये तो हमने देखा ट्रैवलिंग एजेंट में। अब हम देखते हैं कि अगर ऑनलाइन सेल करेंगे तो उसमें क्या किया जाता है। तो इसमें भी एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जो भी वीपीपी से यानी कि मेड बाय जो हम लोग डिलीवरी देते हैं पोस्ट के थ्रू उसके लिए सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया गया है कि नहीं। मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए प्रॉपर। और जो भी कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल किया हम लोग ने लेकिन सेल्स रिटर्न हो गया यानी कि कुछ हमारे पास वापस आ गया तो उसके लिए भी अलग से प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। और जो भी रिसिप्ट्स ऑफ कैश हो रही हैं चाहे डेबिट कार्ड से चाहे क्रेडिट कार्ड से हो रही हैं तो उनके लिए भी एक सेपरेट प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। और ये सभी प्रॉपरली बनाने के अलावा भी हमें ये भी देखना चाहिए कि जो भी जिनके लिए कैश मतलब रिसीव नहीं हुए हैं तो उनको अच्छे तरीके से ऑडिट करना चाहिए। और जो जब भी ट्राई करना है कि ऑडिटर जो है ऑनलाइन सेल्स के रिगार्डिंग वो क्या क्या वाउचर चेक कर सकता है, जैसे कि कैश बुक कैसा है, ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है जो पोस्ट से यानी कि इंटरनेट से वो दोनों से मैच करेगा। ऑर्डर रिसीव नोट को भी चेक करेगा प्रॉपरली फाइल किया गया है कि नहीं। ये हो गई कैश सेल्स। अब हमें पेमेंट्स भी मिलती हैं राइट, कैश में पेमेंट भी होती हैं। तो कैश के पेमेंट में क्या क्या बातें हैं वो देखते हैं कि अभी तक तो हमारे पास पैसा आ रहा था, कैश आ रहा था। अब जब कैश जाएगा ठीक इसका अपोजिट प्रोसेस होगा यानी कि हम लोग जो भी
In case of payment, a good system of internal check is one in which a separate person has charge of making payments. He should have no connection with the receipt of the cash. इसके लिए भी एक सेपरेट पर्सन होना चाहिए जो कि कैश से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कैशियर जो काम करा था कैश लेने का, वो पेमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पीटी कैश पेमेंट के लिए सेपरेट एक पीटी कैशियर होना चाहिए, पीटी यानी कि छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए, और जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं वो चेक के थ्रू होने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि फ्रॉड ना हो, क्योंकि वो डायरेक्ट सर्वर से चेक हो जाता है और उसे क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर रेगुलेशन है कि नहीं इनवॉइस को चेक करने का, ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती हैं। करस्पॉन्डेंस जो भी रिलेटेड है उन्हें भी चेक किया जाता है। और सच वाउचर शुड बी स्टैम्प्ड पेड बिफोर द चेक्स आर साइन। चेक को साइन करने के पहले वाउचर को पैड का स्टैम्प लगाना चाहिए और उसके बाद ही चेक साइन करना चाहिए। The bill for which payment is to be made should not be used for sanction but a separate paper. जिस बिल पे यानी कि कैश पे पेमेंट हुई है, जो बिल है इनवॉइस है, उसके अगर कोई बड़ा अमाउंट है तो उसके लिए हमें सैंक्शन यानी कि अथॉरिटी से प्रॉपर परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो वो जो सैंक्शन हमें वो लेनी है ऑफिसर से, तो हम बिल पे नहीं लेंगे, उसके लिए एक सेपरेट पेपर पे लेंगे और फिर उसको बिल के साथ अटैच कर देंगे। ऑल चेक्स एंड बिल्स शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड साइन बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। एक प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए जो कि जितने भी चेक्स एंड बिल्स हैं उसको स्क्रूटिनाइज करे, रीचेक करे और साइन करे। हमने देखा कि कैश रिसिप्ट्स में कैश सेल्स और कैश सेल के अंदर में काउंटर पे ट्रैवलिंग एजेंट और पोस्टल सेल के थ्रू जो हुआ, और पेमेंट के केस में हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। और जो भी स्पेशल नेचर के वर्क होंगे तो उनके लिए ट्राई करने का कि एक ही हायर ऑफिसर जो है, जो भी डायरेक्टर है, उनकी साइन होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बड़े अमाउंट के सेल्स हो रहे हैं, मतलब पेमेंट रिसीव हो रही है। कन्फर्मेशन ऑफ द अकाउंट विद द क्रेडिटर शुड बी मेड थ्रू द डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस। ऑडिटर जो है डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस के थ्रू क्रेडिटर से कंफर्म करता है कि हाँ यही सारी अमाउंट है जो वाउचर पे है वो करेक्ट है कि नहीं, जो हमें आपको पे करनी है। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को भी चेक किया जाता है ताकि बैंक और कैश बैलेंस को रिकनसाइल किया जा सके टाइम टू टाइम। पीटी कैश पेमेंट भी प्रॉपर कंट्रोल में होना चाहिए। अ प्रॉपर सिस्टम शुड बी इन ऑपरेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द वेजेस। तो ये सारी थी कैश पेमेंट से रिलेटेड प्रोसेस। अब लास्ट है कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में सबसे लास्ट ये आता है कि पीटी एक्सपेंसेस में क्या क्या आती हैं। द पीटी कैश बुक शुड बी केप्ड on the impressed system. The necessary amount, which should be as low as possible, should be handed over to the PT cashier every month. हर मंथ में PT कैशियर को पेमेंट करने के लिए कैश का थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सके उतना कम ही अमाउंट दिया जा सकता है, मतलब देना चाहिए PT कैशियर को ताकि वो पेमेंट कर सके। और PT कैश एक्सपेंसेस जो भी होती हैं प्रॉपर वाउचर उनकी देखनी चाहिए। अगर प्रॉपर वाउचर अवेलेबल नहीं है तो जो भी सपोर्टेड स्टेटमेंट है वो देखना चाहिए कि वो साइन है कि नहीं रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से। ऑल वाउचर शुड बी सीरियली फाइल्ड एंड द कैशियर शुड चेक द पीटी कैश एट फ्रिक्वेंट इंटरवल। कैशियर जो है पीटी कैश को बीच बीच में क्वार्टरली या मंथली चेक करते रहना चाहिए, सीरियली अरेंज होना चाहिए। साथ ही साथ द पीटी कैशियर इज चार्ज विथ मेकिंग पीटी कैश पेमेंट एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड देयर ऑफ, हेंस ही शुड नॉट बी अलाउड टू लेंड मनी और इनकर एनी अदर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। क्योंकि पीटी कैशियर को हम सिर्फ इसीलिए पैसे देते हैं कि वो पेमेंट पूरी कर सके, एक्सपेंसेस को मीट करे, ना कि वो किसी को लैंड करे मनी या फिर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना करे। ये इस बातों का ध्यान रखा जाता है। हमने पूरा आज देखा कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में किस तरीके से इंटरनल चेक को यूज़ किया जाता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।